everyone, this is Meenu Yadav welcoming you in my YouTube channel Out the Doubts. So guys, today in this video we are going to discuss class 8 SS chapter resources and their use. This video is part 2 for 2 of this chapter. Let us start. Don't miss out the what we have to learn in this topic. In many indigenous traditions of the world, nature is considered sacred. You have read about this in such traditions. Nature is a nurturer and nourisher. तो देखिए वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस हैं जिसमें नेचर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और क्या आपने कभी ऐसे किसी ट्रेडिशन किसी कल्चर के बारे में सुना है जिसमें नेचर एज अ नर्चरर एंड न्यूरिशर काम करती है? तो देखिए ये जो हमारी नेचर है वो हमारी पालन करने वाली, हमारा पोषण करने वाली है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है तुलसी का। तो तुलसी का जो प्लांट है वो एज अ सेक्रेड प्लांट माना जाता है और मैक्सिमम हाउसेज में, होम्स में आपको ये देखने को भी मिलेगा। तुलसी पूजा फॉर वेल बींग। अच्छा, तुलसी की पूजा होती है वेल बींग के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, उनके भले के लिए जो है तुलसी की पूजा की जाती है। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस टॉपिक, कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें पढ़ना है कि नेचुरल रिसोर्सेज की क्या क्या कैटेगरीज हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। In science, we learn the usefulness of categorization and naming. We use some shared characteristics. When we categorize ideas or things, we name the categories so that we refer to them with just one word or short phrase. देखिए साइंस के अंदर क्या होता है कि किसी भी चीज़ की जो है कैटेगराइजेशन कर दी जाती है, उनको एक नाम दे दिया जाता है ताकि किसी भी चीज़ को हमें शॉर्ट में उसको समझ सकें। ऐसे ही हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी हमने कैटेगरीज बना रखी हैं जिसके बेसिस पे हम डीप में उनको समझ भी पाते हैं और शॉर्ट में उनको एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। It helps us discuss a set of ideas or things without needing to describe them every time. तो देखिए हर एक चीज़ को हम डिटेल में हर बार नहीं बोल सकते, इसीलिए हम उनका कैटेगराइजेशन कर देते हैं। We can communicate more effectively too. In earlier classes, you learnt about living or non-living things. As soon as we use these words, you know what they mean. This is a simple example of categories. तो देखिए क्या था, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा होगा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो लिविंग में और नॉन लिविंग थिंग्स में जो जो चीज़ें आती हैं हमें अच्छे से पता होती हैं। तो ये एक तरह से सिंपल वे होता है चीज़ों को समझने के लिए। तो वी डू द सेम विद नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स के मामले में भी हम सेम ही करते हैं। One of the way we could categorize natural resources is based on the uses we put them to, essential for our life, source for materials and source for energy. तो देखिए अगर बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की तो ये भी किस पे बेस्ड होते हैं? एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के लिए वो रिसोर्सेज जो बहुत ज़रूरी हैं। सोर्स फॉर मटेरियल्स एंड सोर्स फॉर एनर्जी, मटेरियल के जो सोर्स हैं या फिर एनर्जी के जो सोर्सेज हमारे पास हैं उसी के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ। वो रिसोर्सेज दोज आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइव्स। तो लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। तो देखिए हमारी अगर हम बात करें तो अर्थ के ऊपर किसी भी लिविंग थिंग के लिए पॉसिबल नहीं होगा सांस लेना, बिना हवा के सांस लेना, बिना पानी के जीवित रहना और जो है बिना खाए जीना। तो वी टेक दीज फ्रॉम द एटमोसफेयर, द रिवर्स, द पॉन्ड्स, द थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सॉइल और अदर लिविंग थिंग्स। अब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? एटमोसफेयर से मिलती हैं, रिवर्स एंड पॉन्ड्स से मिलती हैं। इसके अलावा सॉइल की कल्टिवेशन करने के बाद हमारा खाने की पूर्ति हो पाती है। तो वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द सॉइल विच गिव्स अस फूड। तो क्या इनमें से कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं खुद? क्या हम हवा को बना सकते हैं? क्या जो पानी हम पीते हैं उसको बना सकते हैं? क्या जो खाना हम खाते हैं जहाँ से उस सॉइल की फॉर्मेशन हम कर सकते हैं? तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस बिकॉज इट इज़ गिवन टू अस बाय नेचर। नेक्स्ट जो बेस रहता है हमारा रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने का, दैट इज़ फॉर मटीरियल। ह्यूमन बींग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट्स। देखिए नेचर ने हमें जो गिफ्ट दिया है उसी से हम लोग कुछ
फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग्स of beauty that enrich our lives and those of others. A piece of wood can be transformed into a chair and also carved into a statue. तो देखिए क्या करते हैं हम, नेचर ने हमें जो गिफ्ट दिए हैं, जितने भी रिसोर्सेज दिए हैं, हम उनको ट्रांसफॉर्म करके अपने यूज़ की चीज़ें बना लेते हैं और हमारी लाइफ उससे वो ज़्यादा इजी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है वुड का, वुड से हम लोग चेयर बना लेते हैं, वुड से हम अदर फर्नीचर बना लेते हैं और वुड्स की ही कार्विंग करके हम एक स्टैचू भी बना देते हैं। तो इंडिया जोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड। अब आपको पता है हमारा जो इंडिया है वो जियोग्राफिकली बहुत डाइवर्स है। हमारे इंडिया के नॉर्थ में देर आर हिमालय माउंटेन, और आगे आने पे जब हम साउथ की साइड आते हैं तो प्लेन्स हैं। फिर आप देखेंगे बीच में हमारे बहुत सारे माउंटेनियस एरिया है, लास्ट में हमारे साउथ में जाके प्लेट्यूज़ वाला एरिया है। तो यहाँ की जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो अच्छे लेवल की है। तो यहाँ पे हमें हर एक वैरायटी की नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी से मार्बल तक और कोल से गोल्ड तक। नेक्स्ट जो बेस है हमारा रिसोर्सेज की कैटेगराइजेशन का, दैट इज़ फॉर एनर्जी। तो एनर्जी इज़ अ cornerstone of modern living, electricity of our buildings, transportation, all types of production processes. This energy can come from diverse natural resources, coal, water, petroleum, natural gas, sunlight, wind, etc. तो देखिए अगर बात करें एनर्जी की, तो हमारी लाइफ जो है वो बिकॉज ऑफ एनर्जी अब अच्छे तरीके से चलती है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर आर बिल्डिंग्स, हमारे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारी लाइफ आसान हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कब रन करता है, बिकॉज ऑफ एनर्जी। ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस भी किसकी वजह से हो रहे हैं, एनर्जी की वजह से। तो दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्स। अब कहाँ से आती है एनर्जी, अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज से आती है। कोयले से एनर्जी मिलती है, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, सनलाइट हो गया, और विंड एक्सेट्रा इसमें आते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर गिवन है। रिवर वाटर रीन्यूएबल रिसोर्स एज लॉन्ग एज ग्लेशियर एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट। वाटर जो है एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। अच्छा, रीन्यूएबल का मतलब होता है कि जो पानी है वो रीन्यू होता रहता है। अब ये पानी ग्लेशियर से आता है, और क्या कहते हैं, अगली जो पिक्चर है वो है वी कैन टेक टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम वी अलाउ इट टू रीजनरेट। देखिए अगर हम एक पेड़ को काटते हैं तो दोबारा पेड़ को बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 10 साल, 5 साल, 15 साल। तो अगर हमें वैसे तो ये रीन्यूएबल है, क्योंकि दोबारा से हम 10-15 साल में दोबारा से रीजनरेशन कर सकते हैं पेड़ों की, लेकिन वो इतना स्लो होता है कि अगर हम कंटिन्यू ज़्यादा क्वांटिटी में इनको काटते हैं तो उसको रीजनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। एज वी वर टॉकिंग अबाउट द कैटेगराइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सो हियर द फर्स्ट कैटेगराइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। बहुत ही ईजी है, समझना बहुत आसान है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि व्हाट आर वी गोइंग टू टॉकिंग अबाउट। तो हमें बात करनी है ऐसे रिसोर्सेज जिनको रीन्यू किया जा सकता है, और ऐसे रिसोर्सेज जिनको रीन्यू करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है। तो सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रीन्यूएबल और नॉट। तो जो दूसरा तरीका है नेचुरल रिसोर्सेज के कैटेगराइजेशन का, दैट इज़ कि कोई भी रिसोर्स रीन्यूएबल है या नहीं है। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट इट फंक्शंस इन अ रिस्टोरेटिव वे एंड रीजनरेटिव वे। तो अगर जनरल प्रिंसिपल की बात करें नेचर के, नेचर जिस तरह से फंक्शन करती है वो स्टोरेटिव होता है और रीजनरेटिव होता है। रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन फॉर योर question answer. Restoration is the process of returning something to its original healthy state if it has been degraded or damaged. देखिए रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है। रिस्टोरेशन का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई जो चीज़ है वो अपने ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में वापस आ जाती है अगर किसी टाइम पे ये डिग्रेड हो जाए या फिर डैमेज हो जाती है। जब वो अपने आप ठीक हो जाती है और उसी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है तो उसी को कहा जाता है रीस्टोर। अ कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील,
A forest recovers after wildfire. Regeneration goes beyond restoration. अब रिस्टोरेशन के एग्जाम्पल हमारे पास हमारी बॉडी को लेके रखें तो देखिए, अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो वो धीरे धीरे करके हमारी जो स्किन जहाँ पे हमें कोई इंजरी हुई है वो हील हो जाती है। और जो है रीन्यू एंड मेंटेनेंस हर सेल्फ, क्योंकि देखिए रीन्यूज जो है वो अपने आप टाइम के साथ रिस्टोरेशन होती है। अगर आपकी जैसे कि कट लग गया स्किन पे, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, नॉर्मली हील हो जाएगा। फॉरेस्ट में अगर आग लग जाती है तो धीरे धीरे वहाँ पे फिर फॉरेस्ट बन जाएगा। तो रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रिस्टोरेशन, लेकिन रीजनरेशन जो है वो हमारे रिस्टोरेशन से अलग होती है। इट इज़ अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशंस ऑफ थ्राइविंग। रीजनरेशन का मतलब होता है कि नेचर की वो एबिलिटी जिससे नई लाइफ और नई जो है कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। We plant trees in areas that may have lost them on account of human interventions like clearing forest or housing. Planting the types of trees that were originally growing there restore the ecosystem. The trees provide food and shelter for birds, squirrel and other creatures, enabling life to return. हम क्या करते हैं? We plant trees in areas that may have lost them on account of human. अब बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो ह्यूमंस की इंटरवेंशन की वजह से ख़त्म हो गए हैं। अगर वहाँ पे हम लोग पेड़ लगाएं, जैसे कि क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर हाउसिंग, हमने क्या किया, हमने घर बनाने के लिए जंगलों को साफ़ कर दिया और वहाँ पे प्लांट करना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ जो कि वहाँ पे ओरिजिनली ग्रो नहीं करते हैं, और इकोसिस्टम को हम लोग रीस्टोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, स्क्वायरल्स होते हैं और जो दूसरे जो नेचर के क्रिएचर्स होते हैं, उनको हम फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो नेचर वर्क इन साइकिल वेयर देयर इज़ नो वेस्ट। Take a forest, let's say tree falls in the forest, it decomposes with bacteria, fungi and insect feeding on it. The tree becomes part of the soil, enriching it. New trees and plant grow from seed, eventually some will fall and the cycle starts again. अब नेचर देखिए साइक्लिक मैनर में अपने आप ही काम करती है, तो नेचर के लिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फॉरेस्ट के अंदर एक पेड़ जो है गिर जाता है, जैसे ही गिरता है तो वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया फंगी उसमें लग जाएंगे, इसके ऊपर फीड करेंगे और एक टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि पेड़ जो है वो मिट्टी का पार्ट बन चुका होगा, वो मिट्टी बन गया है और नए ट्रीज और जो प्लांट हैं उन्हीं बीजों से फिर से ग्रो कर जाएंगे। तो इवेंचुअली सम विल फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा और ऐसे होते भी रहता है। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचर्स प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इन प्रैक्टिस। तो ये ही कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर नेचर जो है वो रिस्टोरेशन का और रीजनरेशन का काम करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो व्हाट आर दीज रीन्यूएबल रिसोर्सेज? Renewable resources exhibit these characteristics over time. Most of India has abundant sunshine. In the natural course, rivers are fed regularly by rain and melting glaciers. Forests renew themselves. Soil replenishes itself through natural processes and so on. तो देखिए, सबसे पहले इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया के अंदर आपको पता है अबंडेंट सनशाइन है। सनशाइन जो है काफ़ी हमारे यहाँ पे सन जो है वो चमकता ही रहता है, और कुछ पार्ट्स में तो आपको पता ही है, नॉर्थ में तो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा सनशाइन। अब बात करें नेचुरल कोर्स ऑफ रिवर की, तो जो रिवर्स हैं वो रेगुलरली जो है बारिश तो होती ही रहती है, साथ ही साथ ग्लेशियर्स मेल्ट करते रहते हैं और रिवर्स को फीड करते हैं। नदियों में पानी रहता है हमारी, फॉरेस्ट इसकी वजह से अपने आप बनते रहते हैं, सोइल जो है रिप्लेनिश होती रहती है नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से। तो ये प्रोसेस यहाँ पे हमेशा चलती रहती है। सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज दम इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, कौन सी एनर्जी, जो हमें सन से मिल रही है। विंड एनर्जी हो गई, हवा से मिलती है। एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, बहते पानी से जो एनर्जी हमें मिलती है।
और टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, और जंगल से जो लकड़ी हमें मिलती है, अगर हम इनको सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करते हैं तो प्रॉपरली ये टाइम हमें हमेशा मिलते रहेंगे और कभी ख़त्म भी नहीं होंगे. However, for them to remain renewable, there is a condition. The natural rhythm of restoration and regeneration must not be disturbed. अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टीन्यूटी में ये चीज़ें हमें मिलती रहें, तो उसके लिए एक यहाँ पे शर्त भी है. कंडीशन क्या है कि नेचुरल रिस्टोरेशन और रीजनरेशन के लिए हमें टाइम देना पड़ता है बिना इनको डिस्टर्ब करे. अगर हम फॉरेस्ट से लकड़ियाँ इस लेवल पे काटेंगे कि हम कंटिन्यू 6 मंथ्स में ही सारे फॉरेस्ट को गायब कर दें, तो क्या 6 मंथ्स में दोबारा बन जाएंगे सारे फॉरेस्ट? तो ये पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये है कि हमें प्रॉपर मैनर में इनका यूज़ करना है. डिस्टरबेंस जो है नेचर को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. इफ़ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट. तो वही जो मैंने आपको बताया, अगर हम जिस तरीके से फॉरेस्ट बनता है उससे ज़्यादा स्पीड में हम लोग इसको काटेंगे तो डिप्लीशन हो जाएगा. साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस मैनी ऑफ नेचर साइकिल हैव बीन डिस्टर्ब्ड. और साइंटिस्ट ने तो ये बार बार शो किया है कि ह्यूमंस की इरिस्पॉन्सिबल एक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, नेचर का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर इन इंटरैक्टिंग fossils fuel driven industrialization and the cutting down of forest for agriculture and other purposes are two of them. अब इनमें से कुछ रीज़न क्या हैं? देखिए, बहुत सारे फैक्टर वैसे तो रिस्पॉन्सिबल हैं. मेन है हमारा फॉसिल फ्यूल ड्राइवन इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो यहाँ पे हमारे देश के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, वो फ्यूल ड्राइवन है. और फ्यूल भी कौन से? फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, कोयला, ऐसी चीज़ें जो हमारे पास लिमिटेड हैं. इसके अलावा फॉरेस्ट को कॉन्टिन्यूली काटा जा रहा है एग्रीकल्चर करने के लिए या फिर दूसरे जो पर्पज़ हैं उनके लिए, जैसे कि कोई बिल्डिंग हमें बनानी है कहीं पे, तो उसके लिए भी क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉरेस्ट को काट रहे हैं. तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, हैज़ लेड टू राइजिंग टेम्परेचर्स. धीरे धीरे करके जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है, दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग, और हमें एक्सपीरियंस भी करने को मिल रही हैं चीज़ें. ऑन अकाउंट ऑफ दिस द ग्लेशियर इन सम प्लेसेस इन द हिमालयाज आर मेल्टिंग एट अ रेयर फास्टर देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस देम. तो आपको पता होगा कि जैसे हिमालय के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ जमी हुई है, वो फास्टर रेट पे मेल्ट हो रही है. बारिश की बजाय वो फास्टर रेट पे मेल्ट हो रही है. और दिस हैज़ इम्प्लीकेशंस ऑन वाटर सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन लिविंग इन द प्लेन्स डिपेंडेंट ऑन द वाटर टावर. क्योंकि देखिए, जो लोग वाटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं प्लेन्स एरिया में, वहाँ पे जो है क्या देखने को मिल रही है, इम्प्लीकेशंस देखने को मिल रही हैं वाटर सिक्योरिटी को लेके. क्योंकि अगर फास्टर रेट पे बर्फ़ जमेगी नहीं, उतनी उससे ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी, तो आने वाले टाइम में वाटर स्कार्सिटी हमें यहाँ पे हमारे यहाँ देखने को मिलेगी. तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग बोर भी हो जाते हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाती नहीं हूँ. हो सकता है एक चैप्टर के 5-6 वीडियो मेरे बन जाते होंगे. इफ़ यू रियली वांट कि मैं वीडियो लंबी बनाऊँ, ज़्यादा टॉपिक को मैं कवर करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. और आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करूँगी. आज के लिए थैंक यू. हैव अ नाइस डे.